अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द साइंस एंड केमिस्ट्री लवर्स। माय नेम इज़ बिस्मा अस्कर और आज हम मिलके उस एक टास्क की बात करेंगे जिसको हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, जो मैंने आपको दिया था ताकि आपको भी पता लग सके कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वैल्यूज़ निकालना आपको आ गया है या नहीं। और उसके साथ साथ हम एक और बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हमारी स्किल्स बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। इसके बाद हमें ये रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जल्दी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी। तो कोशिश करें कि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ करें। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, आप सॉल्व करें, नोटबुक पकड़ें और इस तरह आपको बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा सारा का सारा कैलकुलेट करना और आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जी केमिस्ट्री लवर्स, कल मैंने आपको एक टास्क दिया था पिछले लेक्चर में और मैंने कहा था कि आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इकट्ठे डिस्कस करेंगे। अगर तो आप लोगों के आंसर्स मेरे आंसर्स के बिल्कुल सेम आए और बिल्कुल करेक्ट हुए तो इसका मतलब है कि आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझ चुके हैं। आप लोगों के लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया तो परेशान होने की वैसे बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, इसीलिए ताकि आपके ना फिंगर टिप्स पे ये वाली चीज़ें हो जाएं। साथ साथ सॉल्व कर लें, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आना है और जब पेपर में क्वेश्चन आना है ना, फिर आपने अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आपको वहाँ समझ नहीं आएगी। लेकिन प्रैक्टिस जो कर लेगा, तो इसलिए आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिस पे हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था और मैंने आपको वो टास्क दिया था। हमने जो उसमें नोट किया था, रिएक्शन जो हमारा हो रहा था वो था नाइट्रोजन का विद हाइड्रोजन और क्या बन रहा था, अमोनिया। ठीक है, इसकी केसी की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था आपको और इसके यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए। यूनिट तो कैलकुलेट करने ही है, वो तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम यूनिट्स भी निकालेंगे। मुश्किल शुरू में ही होती है, बाद में नहीं होती, और मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा आपको अब ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब वैल्यू टैली करते हैं। इसका जो आंसर है वो है 0.286 मोल -2 और आगे DM 6। ये है जी इसका कंप्लीट यूनिट। पीछे हमने लिख दी वैल्यू और आगे लिख दिया इसका यूनिट। अगर तो आपके आंसर्स बिल्कुल सेम है तो वेरी गुड। अगर आपके आंसर सेम नहीं है तो हम करते हैं फिर से प्रैक्टिस। घबराने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चंस कि आप लोगों के ना बिल्कुल ग्रिप हो जाएगी। और फिर जिस तरह पेपर में आप लोगों ने इसको फ्लो में कर देना है ना, बहुत ही मज़ा आ जाना है। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोगों ने वैसे करना यही था, इसकी मैं कैसी वैल्यूज़ बता दूँ अगर आपने इसको सॉल्व खुद नहीं किया। इसका कैसी एक्सप्रेशन बनेगा, तो हमारे पास न्यूमिरेटर में जाएगा प्रोडक्ट विच इज़ अमोनिया। अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, वो पावर में चला गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास आएंगे रिएक्टेंट्स, नाइट्रोजन, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कोई भी नहीं, इसलिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 3। ये है हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन। अब एक्सप्रेशन निकाल लिया, इसमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यूज़ पुट इन करें और आप देखें कि यूनिट कैलकुलेट करने के टाइम हमारे पास न्यूमिरेटर में पावर 2 है और डिनोमिनेटर में अगर आप इसकी 1 और इसकी 3 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4। न्यूमिरेटर की 2 डिनोमिनेटर के 4 में से निकलेगी, डिनोमिनेटर पे 4 में से 2 बच जाएगा और वही 2 जब आप न्यूमिरेटर में लेके आएंगे तो आपने बस प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है। ये आपके पास ना कुछ इस तरह से आई होगी, 1 मोल स्क्वायर DM -6। अब इसको डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसके साथ प्लस का साइन है, ये माइनस में चला जाएगा और ये जो हमारे पास माइनस है ये प्लस में चला जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है यूनिट की वो है मोल -2 और DM +6। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा इसको चेंज करके दोबारा से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद आई प्रॉमिस इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको समझ बहुत अच्छा आ जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके एक्सप्रेशन में केसी की वैल्यू दी हुई है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है न्यूमिरेटर में, न्यूमिरेटर के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अब अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अब अगर इनमें से मैं केसी की वैल्यू भी आपको दे दूँ, रिएक्टेंट्स की भी दे दूँ, तो प्रोडक्ट की भी तो कैलकुलेट की जा सकती है। वही फार्मूला यूज़ करना है, थोड़ी सी उसकी पोजिशनिंग में हमने चेंज लाना है और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस तरह से कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ KC इज इक्वल्स टू, न्यूमिरेटर में हमारे पास आ जाए प्रोडक्ट्स, ठीक है,
ये स्क्वायर ब्रैकेट्स उनकी कॉन्सेंट्रेशंस के लिए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाए रिएक्टेंट्स, और ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए। आपके पास अभी तक केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, प्रोडक्ट्स भी गिवन थे और रिएक्टेंट्स भी गिवन थे। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं आपको केसी की वैल्यू भी दे दूंगी, रिएक्टेंट की वैल्यू भी दे दूंगी, तो ये आपने कैलकुलेट करनी होगी प्रोडक्ट की। ईजी है। क्या करना है, प्रोडक्ट को आपने इक्वेशन के एक साइड पे लिख देना है और रिएक्टेंट्स को केसी के साथ ले जाना है। रिएक्टेंट्स इधर डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से आ जाएगी। रिएक्टेंट्स हमने अपनी इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करने, इसलिए रिएक्टेंट्स will multiply with Kc। इस तरह आपके पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगी। एक ही फॉर्मूले में अगर कोई भी एक वैल्यू सिर्फ अननोन हो और बाकी सारी दी हो, तो आप उस एक वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि बेहतर समझ आए। हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम 9.3 है, और इसकी स्टेटमेंट है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने के लिए। अब इन्होंने आपको केमिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको रिएक्शन भी खुद लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने बता दिया कि रिएक्शन कौन कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हम इसका रिएक्शन खुद ही लिखते हैं। देखें, PCl3 ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो है PCl5। बैलेंस करने के लिए हमने वही बात की थी कि आपने देख लेना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जितनी चीज़ें हैं वो क्या सेम नंबर है उनका या नहीं है। सबसे पहले फॉस्फोरस देखें आप, यहाँ पे एक फॉस्फोरस है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी एक है, इसका मतलब फॉस्फोरस हमारा बैलेंस्ड है। दूसरी तरफ आप क्लोरीन देखें, इधर 3 है इसमें PCl3 में, और Cl2 में 2 है, तो ये मिलके कितने हो गए, 5। प्रोडक्ट साइड पे देखें तो ये ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब है कि हमारा PCl5 की फॉर्मेशन में क्लोरीन भी इस केमिकल रिएक्शन में बैलेंस्ड है। क्योंकि क्लोरीन भी बैलेंस्ड है और हमने पूरा का पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन बड़े मज़े से लिख लिया है, तो अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 पर मोल DM³ है। उन्होंने आपको ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, पर मोल DM³ है, ठीक है। जब आपके पास एक ये होगी ना वैल्यू जिसके साथ माइनस का साइन होगा, तो उसके साथ आपने पर लगा देना, जिसका मतलब होता है कि वो डिवीजन में था। और प्लस के साथ हम कोई पर शर नहीं लगाते, बस आराम से उसको स्क्वायर या क्यूब कह देते हैं। केसी की वैल्यू हमारे पास 0.13 पर मोल DM³ थी। और अब हम आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आगे स्टेटमेंट में ये है कि व्हेन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर 10 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। PCl3 की जो कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने हमें दी हुई है वो है 10 मोल पर DM³, और जो हमारे पास क्लोरीन की है वो है 9 मोल पर DM³। हमने क्या निकालनी है, हमने PCl5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। वही हमने पहले भी बात की हुई है ना, आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स की भी। तो इसी तरह पहले हम केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब हम कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, और कैलकुलेशन के टाइम पे सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, केसी का एक्सप्रेशन। केसी के एक्सप्रेशन में हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया हमारा प्रोडक्ट PCl5, और डिनोमिनेटर में चला गया PCl3 और क्लोरीन। वैल्यूज लिखने से पहले हम इसी एक्सप्रेशन की थोड़ी सी रीअरेंजिंग कर लेते हैं, और जिसको हमने कैलकुलेट करना है ना उसको हम एक साइड पे कर देंगे, बाकी सारी जितनी चीज़ें हमें पता है ऑल द नोन वैल्यूज विल गो टू द अदर साइड। किस तरह से कि देखें, आपके पास केसी की वैल्यू भी गिवन है, PCl3 की भी गिवन है और क्लोरीन की भी गिवन है। PCl5 की बस कैलकुलेट करनी है ना, तो आप PCl3 और Cl2 को यहाँ से ले जाएंगे केसी के पास, और वहाँ जाके, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो Kc मल्टीप्लाई बाय PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास आ गई PCl5। अब देखा PCl5 एक साइड पे आ गया,
इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे लिए ना इजी हो जाए। तो PCl5 को हम लिखेंगे इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लिखना इजी होता है, क्योंकि आपको अगर लेफ़्ट साइड पे लिखे बगैर भी समझ आ रही हो, लेफ़्ट की तरफ जाके मुश्किल हो रहा है ना, तो फिर आप ना लिखें। मैं सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ कि लेफ़्ट साइड पे जब आप ले जाते हैं ना सिर्फ अननोन वैल्यू को, तो राइट साइड पूरा आपके पास पेज खाली होता है कि आप आराम से कैलकुलेशन करें। तो इसलिए हम राइट साइड पे ले जाएंगे उन सारी चीज़ों को जिनको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इनकी वैल्यूज़ और PCl5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके PCl5 की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास आंसर आया 11.7 मोल पर DM³ यहाँ पे आपको मोल पर DM³ का यूनिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट एक ही होता है मोल पर DM³। यूनिट तो हम तब कैलकुलेट करने के वो सारे मसले में पड़ते हैं जब हम लोग Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कोई यूनिट कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि आपने ये बात पहले से समझ ली है कि हमारे पास जो यूनिट ऑलरेडी है उस कॉन्सेंट्रेशन का वो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोल पर DM³। Kc की वैल्यू के लिए सिर्फ हमें यूनिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी Kc की वैल्यू में जब हमने यूनिट कैलकुलेट करना है, हमारे पास 2-4 तरीके से जब हमने यूनिट उसका कैलकुलेट किया तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाता है और हमें पता लग जाता है कि Kc का यूनिट क्या है। तो अभी तक हमने कुछ टिडबिट्स देखी और उसमें हमने ये देखा कि एक तो आपको यूनिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत तब नहीं पड़ती जब आप वैसे तो Kc की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल है। नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कोई यूनिट कैलकुलेट करो ही ना। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब आपने Kc की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करनी तो फिर आपने यूनिट कैलकुलेट क्यों करने, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और हम सबके दिमाग में अभी लिखा हुआ है कि मोल पर DM³ है। इतनी दफ़ा हमने रिपीट किया कि हमें ये पता लग गया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि हमने PCl5 की वैल्यू किस तरह से निकाली है। PCl5 सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन थी, इस वजह से उसके यूनिट के लिए हम ज़्यादा खपे नहीं हैं, उसका यूनिट हमें ऑलरेडी पता है कि क्या है। Kc वैल्यू का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ता है, जिसके बाद आपको समझ आती है कि इसका जो Kc की वैल्यू है वो है क्या। लेकिन अब तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि आई एम श्योर कि हमारे जो आप केमिस्ट्री लवर है ना, आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको समझ आ गई है तो फिर तो बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप पेपर में इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप भी अभी भी हमारे साथ ऑन बोर्ड आ सकते हैं बाय रिव्यूइंग द लेक्चर अगेन एंड प्रैक्टिसिंग इट। लेक्चर को बंद करें, पेपर पे प्रैक्टिस करें और फिर लेक्चर को ऑन करके देखें कि क्या आपका और मेरा आंसर ठीक आ रहा है। अगर तो आपका और मेरा आंसर ठीक आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो Kc की वैल्यू कैलकुलेट की है वो एक तो सही है, मुबारक हो, दूसरा आपको वो कैलकुलेट करनी भी आ गई है। अब आपके सामने कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी वैल्यूज़ होंगी, आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। यही हमारा मकसद था इतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे सर खपाने का। तो अब तक मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको, और जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो फिर सारे आप लोग बहुत आराम से मेरे साथ करते चले जाएंगे। जस्ट मेक श्योर दैट बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर यू हैव फुल कमांड ऑन कैलकुलेशंस। इस चैप्टर की कैलकुलेशंस आपको पेपर में दी जाएंगी। जब आपकी इस चैप्टर की कैलकुलेशंस पे कमांड हो जाएगी ना, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इतनी जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल आपके पास आएगा पेपर में, उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, हमने ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली जो हमारी बुक में गिवन थी, और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। हम जब इसको छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ना, तो आपको अगला टॉपिक भी बड़े आराम से समझ आ जाएगा। अगले टॉपिक तक आप इसी को दोबारा प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि आपका आंसर ठीक आता है कि नहीं। तो आज हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व की, एक तो हमने वही पिछला टास्क डिस्कस किया और दूसरा हमने कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी निकाल ली उसी Kc के फॉर्मूला से। तो आपने देखा कि आपकी स्किल्स कैसे बढ़ती जा रही हैं कि पहले हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट की और फिर उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने कॉन्सेंट्रेशंस भी निकाल ली। तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है हमारी Kc के एक्सप्रेशन की, और इस तरह हमें काफ़ी हद तक समझ आ चुका है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। स्किल्स आपके फिंगर टिप्स पे, और अगर नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और मज़ीद अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हम मज़ीद भी बात करेंगे ताकि आपको जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई हैं वो भी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट आएगा ना, उसमें आप देखेंगे कि आपको पूरी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।